गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर को आगे स्टार्ट करेंगे। हमने एंट्रोपी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम कह रहे थे एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। देन उसके बाद में हमने एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस पढ़ लिया था। आइडियल गैस की एंट्रोपी के बारे में हमने जो है पढ़ा था, और हमको पढ़ना था एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर, यानी कि मिश्रण की एंट्रोपी। ठीक है, यहाँ इससे पहले तक का हमने जो है कंप्लीट पढ़ लिया था। लास्ट वीक मैंने आपको जो है बताया था पेज नंबर 24 तक हम लोगों ने जो है कंप्लीट कर लिया था। और पेज नंबर 24 पे जो हमारा जो लास्ट जो टॉपिक था वो था जब हमने देखा था टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरिएबल हों। ठीक है, एंट्रोपी चेंज इन आइडियल गैस हम कर रहे थे। एंट्रोपी चेंज इन आइडियल गैस यानी कि आदर्श गैस में एंट्रोपी परिवर्तन, जिसमें हमने दो किए थे। एक था जब ताप और आयतन परिवर्तित हो, और दूसरा किया था जब ताप और दाब परिवर्तित हो। ठीक है, यानी एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ये दो हमने कर लिए थे। इसके बाद हमें करना था एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, जो हम आज करेंगे स्टार्ट। ठीक है, पेज नंबर 24 तक आपके हो चुका है। आज पेज नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। आप देख रहे हैं इसमें मैंने सबसे पहले लिख रखा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 ds इज इक्वल टू सी वी डी टी अपॉन टी प्लस आर डी वी अपॉन वी। ये लिखा है मैंने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। ये आपको इक्वेशन नंबर 5 जो है ये कहाँ मिलेगी, आप ध्यान रखिए कि जहाँ हमने एंट्रोपी चेंज इन आइडियल गैस शुरू किया था, और उसमें जो फर्स्ट किया था एंट्रोपी एज ए व्हेन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर द टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे जब टेम्परेचर और वॉल्यूम। ये है आपके पेज नंबर 21 पर इसका एक इक्वेशन बनी थी, वो यही थी। इक्वेशन नंबर 5 जो बनी थी वो ये थी, डेल्टा एस इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी अपॉन टी प्लस आर डी वी अपॉन वी। तो ये थी आपके पेज नंबर 21 पे। ठीक है, तो अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो आप पेज नंबर 21 पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको नोट्स अवेलेबल कराए हुए हैं। ठीक है, और वहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 21 पर आपको इक्वेशन नंबर 5 ये मिल जाएगी। एंड आई होप कि आप लोगों को ये तरीका अच्छा से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें अपन व्हाट्सअप पे 2-2 ढाई मिनट के वीडियो ना बना करके पूरा एक 25 मिनट का 30 मिनट का एक वीडियो लेक्चर जो है रिकॉर्ड करके मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ, और साथ में जो है उसके नोट्स भी जो है अवेलेबल कर देता हूँ। नोट्स भी जो है आपके ग्रुप में डाल देता हूँ। आई थिंक मेरे हिसाब से ये आपके पास जो भी फ़ोन है उसके अंदर जो भी वीडियो प्लेयर है उसके अंदर ईज़िली खुल रहा होगा। मैंने कहा भी था कि आप लोग प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बट कोई बात नहीं, अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं दिया तो मेरा जानने का मकसद सिर्फ इतना था कि ये आप लोगों के फ़ोन में चल रहा है ना। सिर्फ इसीलिए मैं ये जानना चाह रहा था कि आप लोगों के फ़ोन में ये वीडियोस चल रहे हैं ना, क्योंकि बहुत मेहनत करके बना रहे हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि वो 2-2 ढाई मिनट की वीडियोस का कोई मतलब नहीं रहता, ये पूरा हम बना देते। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं एंट्रोपी, यानी कि एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, यानी जिसको हम कह रहे हैं मिश्रण की एंट्रोपी। ठीक है, तो मिश्रण की एंट्रोपी जब हम करेंगे तो हमने देखा, अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 5 के थ्रू डी एस इज इक्वल टू सी वी मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई टी प्लस आर डी वी बाई वी। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, यानी समाकलन। डिफ्रेंशिएशन डिफ्रेंशिएट किया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका समाकलन जब हम करेंगे तो आएगा यहाँ पर डी एस का हो जाएगा एस, और सी वी मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई टी का सी वी तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा, डी टी बाई टी का आएगा एल एन टी। ठीक है, नेचुरल लॉग टी। नेचुरल लॉग के लिए हम एल एन भी लिखते हैं, या फिर हम यहाँ पर जो है वो लॉग बेस ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस आर आपको मालूम है कांस्टेंट आ जाएगा, डी वी बाई वी का होगा एल एन वी। ठीक है, और एस ज़ीरो या एस नॉट यहाँ पर क्या आता है, एक समाकलन स्थिरांक आता है, ये आप जानते होंगे। ठीक है, तो ये लिखा हुआ अभी मैंने इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ये इंटीग्रेशन हो गया कंप्लीट। फिर हम जानते हैं कि पी वी इजिकल टू क्या होता है आर टी, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी आर टी बाई पी। ये हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ, वी में।
वी में जैसे आप वैल्यू पुट करोगे, ये देखिए ये कर दिया हमने वी की वैल्यू आर टी बाई पी पुट, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये लॉग है, लॉग में मल्टीप्लाई वाली जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, ऐड होती हैं, यानी प्लस हो जाता है, और जो डिवाइड में होता है उसका क्या होता है, माइनस होता है। यानी ये जो चीज़ है, ये जो टर्म है आर एल एन आर टी अपॉन पी, इसकी तीन टर्म्स बन जाएंगी। एक तो बनेगी आर एल एन आर प्लस आर एल एन टी माइनस आर एल एन पी। देखिए नीचे वाली लाइन में आप देखिए वही है, सी वी एल एन टी प्लस आर एल एन आर प्लस आर एल एन टी माइनस आर एल एन पी प्लस एस नॉट, ठीक है। अब हम जानते हैं, आपको पहले भी ये रिलेशन फर्स्ट यूनिट में बता चुके हैं, सी वी माइनस सी वी इजिकल टू आर होता है। ये वैल्यू हम पुट करेंगे। पहले हम इसको जो इक्वेशन नंबर थर्ड है इसको वापस रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करके इस तरीके से लिखेंगे। देखिए सी वी एल एन टी प्लस आर एल एन टी को हमने पहले लिख लिया है, आर एल एन टी प्लस आर एल एन आर माइनस आर एल एन पी प्लस एस नॉट, और ये वाला जो आर है आर एल एन टी, इस आर की जगह हमने क्या रख दिया, सी पी माइनस सी वी रख दिया। जैसे हम सी पी माइनस सी वी रखेंगे ये पूरी इक्वेशन लिख देंगे, और उसके बाद में देखिए इसको सी पी माइनस सी वी एल एन टी को इसको खोल देंगे। तो ये तो ऑलरेडी था सी वी एल एन टी, ये क्या हो जाएगा, सी पी एल एन टी माइनस सी वी एल एन टी। देखिए सी पी एल एन टी माइनस सी वी एल एन टी, आर एल एन आर माइनस आर एल एन पी और एस नॉट। तो यहाँ होगा क्या, सी वी एल एन टी से सी वी एल एन टी कट जाएगा, ठीक है, और एस की वैल्यू आएगी सी पी एल एन टी प्लस आर एल एन आर माइनस आर एल एन पी प्लस एस नॉट, ठीक है। इसे हम वापस रीअरेंज करेंगे। आप देखिए रीअरेंज करके हमने पी वाली टर्म्स को इधर लाए हैं और आर वाली टर्म को इधर ले गए हैं, बस इतना ही किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एस इजगल टू सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन पी प्लस आर एल एन आर प्लस एस नॉट। ये इधर इसलिए लेके गए क्योंकि आर क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, और दोनों तरफ आर है तो ये पूरा कांस्टेंट होगा, और एस नॉट भी एक कांस्टेंट है। तो इन दोनों कांस्टेंट को मिला करके एक नया कांस्टेंट आ जाता है जो है एस नॉट डैश, ठीक है, जो हम यहाँ पे ले लेते हैं। और इस एस नॉट डैश का मतलब क्या है, आर एल एन आर प्लस एस नॉट, क्योंकि दो कांस्टेंट आ गए तो दोनों कांस्टेंट को बार बार लिखने का मतलब नहीं, हमने इन दोनों को क्या किया है, मिला करके एक नया कांस्टेंट ले लिया और वो है एस नॉट। तो एस यानी एंट्रोपी का जो इक्वेशन है वो क्या बन गई, एस इजिकल टू सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन पी प्लस एस नॉट डैश। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं कि गैसों के जो मिश्रण वाला निकाय होता है, यानी कि हम कहें कि मिक्स करी हुई गैसें हैं और मिक्सचर का कोई सिस्टम है, तो उसकी जो एंट्रोपी होती है वो उस सिस्टम में जितने कंपोनेंट हैं उनके जो प्रेशर और उनके जो प्रेशर पर उनकी जो स्पेसिफिक एंट्रोपीज़ हैं उन सब का क्या होता है, सम होता है। देखिए हमने प्रेशर क्यों लिया, जनरली हम कहते हैं कि जैसे एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो, एक से ज़्यादा अगर कंपोनेंट है तो हम बात करते हैं एज ए कंसंट्रेशन, कि उन सब की जो कंसंट्रेशन है उन सब का सम होना चाहिए, है ना। यानी बेसिकली हम मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ गैस हम जानते हैं कि यहाँ पे प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। तो गैस का प्रेशर अगर ज़्यादा है इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है पर यूनिट एरिया में। और अगर गैस का हम कहें कि प्रेशर कम है यानी उसकी कंसंट्रेशन हमें कम है, क्योंकि उसकी पर यूनिट एरिया में उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमने क्या लिया है कि हमको गैस के जो है मिक्सचर है, गैसों का मिक्सचर है, उसकी एंट्रोपी निकालनी है। तो उसकी एंट्रोपी निकालने के लिए उसमें जितने भी जो कंपोनेंट है उन सब के जो प्रेशर्स हैं उनकी हमको क्या करना है, उनकी जो स्पेसिफिक एंट्रोपीज़ है, विशिष्ट एंट्रोपी जो है उनका योग होगा, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे हम, कि हमने कहा कि जो कंपोनेंट है वो क्या है, उनमें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो है N1 N2 N3। मान लिया हमने 3 है या एक से ज़्यादा कंपोनेंट है तो उनके नंबर ऑफ मोल्स हो गए N1 N2 N3, और उनके प्रेशर हो गए P1 P2 P3। यानी N1 जिसका नंबर ऑफ मोल्स है उसका प्रेशर कितना है, P1। N2 वाले का मोल फ्रैक्शन है जिसका उसका जिसमें नंबर ऑफ मोल्स N2 है उसका प्रेशर कितना, P2, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स N3 है उसका प्रेशर कितना, P3। ये इनके फ्रैक्शनल प्रेशर होगा यानी आंशिक दाब होगा, ठीक है। तो एंट्रोपी, अब एंट्रोपी का फार्मूला तो यही है, तो ये फार्मूला पुट करेंगे हम। तो देखिए टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज क्या हो रहा है, प्रेशर, ठीक है। आर कांस्टेंट है, सीपी कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ प्रेशर, और प्रेशर चेंज होगा तो क्या होगा, एंट्रोपी चेंज होगी, ठीक है। यानी एस N1 क्या है, जिसके नंबर ऑफ मोल्स कितना थे, N1 थे, उसके
क्या हो जाएगी, N1 CpLN T माइनस RLN P1 प्लस S नॉट का डैश प्लस N2 CpLN T माइनस RLN P2 प्लस S नॉट का डैश प्लस N3 CpLN T माइनस RLN P3 प्लस S नॉट का डैश। ठीक है, ऐसे ये चलता रहेगा। ये हमने कहा 3 कंपोनेंट है, अगर 3 से ज़्यादा कंपोनेंट भी हैं तो ये डैश 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 आगे ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इन सब का सम जो है वो क्या होगा, एंट्रोपी होती है। अपन यहाँ लिखा है कि मिक्सचर वाले निकाय यानी सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो उसमें जितने कंपोनेंट होते हैं उनके जो प्रेशर्स हैं उनकी विशिष्ट एंट्रोपीज़ का योग होती है। ठीक है, तो हम इसका योग कर लेंगे, यानी कि हम इसको सम कर लेंगे। तो सम क्या हो जाएगा इसका, n क्या हो जाएगा, n इजकल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 सारे हो जाते हैं, सारे नंबर ऑफ मोल्स जो है वो आ जाते हैं। CpLNT माइनस RLNP प्लस S नॉट डैश। ये जो P है ये यहाँ पे बाय मिस्टेक गलत लिख दिया गया है, ये कैपिटल P आएगा क्योंकि जो फ्रैक्शनल प्रेशर है वो P1 P2 P3 है, बट जब उनका समेशन कर देंगे तो टोटल प्रेशर हो जाएगा, वो हो जाएगा कैपिटल P। ओके, और फ्रैक्शनल सॉरी ये फ्रैक्शनल प्रेशर है, और फ्रैक्शनल प्रेशर ऑफ आइडियल गैस वो क्या होता है, XP होता है। X यहाँ क्या है, मोल फ्रैक्शन है, और P क्या है, टोटल प्रेशर है। तो ये जो स्मॉल p है, सॉरी ये स्मॉल p आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे अभी P की वैल्यू पुट करेंगे, हाँ सॉरी ये तो स्मॉल p रहेगा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे वो होगी XP। तो XP जब यहाँ वैल्यू पुट करोगे तब देखिए आप ये हो जाएगा S इजकल टू समेशन ऑफ N CpLNT माइनस RLNX माइनस RLNP, यहाँ कैपिटल P आएगा प्लस S नॉट का डैश। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 6। इट इज़ कॉल्ड द एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस, यानी आदर्श गैस के मिश्रण की एंट्रोपी है ये। ठीक है, आदर्श गैस के मिश्रण की एंट्रोपी। ठीक, अब आदर्श गैस के मिश्रण की एंट्रोपी और भिन्न भिन्न गैसों की दाब P पर एंट्रोपी के योग का जो अंतर है वो मिश्रण की एंट्रोपी कहलाएगी। हमें क्या निकालनी है, द एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर, द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो आइडियल गैस की एंट्रोपी आई है और डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे जो अलग अलग गैसों की जो एंट्रोपी आई थी उनका जो डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, इट मीन्स इक्वेशन 6 क्या है, इट इज़ द एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 5 अगर हम देखें तो वो क्या है, इट इज़ द समेशन ऑफ डिफरेंट एंट्रोपीज ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ आइडियल गैस। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं आइडियल गैस के उनकी एंट्रोपी का समेशन है, और ये मिक्सचर की एंट्रोपी का। ठीक है, तो इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 5 कर देंगे अपन। ठीक है, तो इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 5 जब आप करेंगे तो दिस माइनस दिस, तो बचेगा क्या, देखिए CpLNT में से CpLNT कट जाएगा, RLNP से RLNP कट जाएगा, S नॉट डैश से S नॉट डैश, बचेगा क्या, ओनली माइनस RLNX बचेगा। ठीक है, ये n तो रहेगा एज इट इज़ क्योंकि n माइनस n। ठीक है, तो ये n बचेगा जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं वो, तो यहाँ पर ये चीज़ बचेगी। हमने n को अंदर ले लिया है, r को बाहर ले लिया बिकॉज r इज़ कांस्टेंट। ठीक है, तो समेशन ऑफ n ln x। ठीक है, तो डेल्टा s जो मिक्सिंग है वो हो जाएगा माइनस r समेशन ऑफ n ln x। ठीक, इसे अगर आप देखें तो ये n की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ n1 n2 n3 एक्सेट्रा, और x की वैल्यू भी हम यहाँ लिख सकते हैं x1 x2 x3 ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये डेल्टा s मिक्सिंग हो जाएगा माइनस r n1 ln x1 प्लस n2 ln x2 प्लस n3 ln x3 एक्सेट्रा, ऐसा आगे चलता रहेगा। तो डेल्टा s मिक्सचर वो हो जाएगा माइनस r समेशन ऑफ ni ln xi। ni क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट, एंड xi इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। ओके, तो इफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज n, तो n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3, तो n को हम लिख सकते हैं n1 अपॉन n, n2 अपॉन n, n3 अपॉन n। तो ये हो जाएगा बेसिकली मोल फ्रैक्शन। मोल्स को हमने इन द फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो n1 अपॉन n की वैल्यू हो जाएगी x1, n2 अपॉन n की वैल्यू हो जाएगी x2, n3 अपॉन n की वैल्यू हो जाएगी x3, यानी इक्वल इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। तो हम ni की जगह वापस क्या लिख सकते हैं, यहाँ xi लिख सकते हैं। ठीक है,
आप देखिए यही चीज़ हो गई, समेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू 1। सो 1 मोल गैसीय मिक्सचर की एंट्रोपी जो है वो क्या हो जाएगी, डेल्टा एस मिक्सचर इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, माइनस आर समेशन ऑफ एक्स आई एल एन एक्स आई। एक्स आई यहाँ क्या है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक, एंड द एक्स आई इज लेस देन 1, ठीक है, दैट्स वाई द एंट्रोपी इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए एक्स आई की वैल्यू अगर 1 से कम होगी तो भी तो यहाँ पर माइनस जो है ये मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। ये जो है आपके है एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, ठीक है, तो यहाँ तक आता है ये करना होता है, तो ये आ जाता है आपका एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग में, ठीक है। देन हम बात कर रहे हैं यहाँ, सो द नेक्स्ट इज द जनरल कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी एंड इक्विलिब्रियम, यानी हम देख रहे हैं यहाँ पर स्पॉन्टेनिटी और इक्विलिब्रियम की जो सामान्य परिस्थितियाँ हैं उनके बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि स्वतः प्रवर्तिता और साम्यावस्था के लिए क्या क्या सामान्य परिस्थितियाँ होती हैं, या किस तरीके से जो है साम्यावस्था और स्वतः प्रवर्तिता के बारे में हम जान सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है कुछ इसके पॉइंट्स हैं जिनको समझना ज़रूरी है। देखिए कि ऊष्मागतिकी का जो फर्स्ट लॉ है, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम, सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है। जबकि सेकंड लॉ जो है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी को बताता है, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम में बिना किसी बाह्य साधन की सहायता के होने वाले जो प्रक्रम है वो क्या कहलाते हैं, स्वतः या स्वाभाविक प्रक्रम कहलाते हैं। यानी हम बात कर रहे हैं कि प्रोसेस विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प या विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क, ठीक है, यानी किसी भी सिस्टम में कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा है जो विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क या विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स हो रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस और नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। एंड दीज प्रोसेस आर इरिवर्सिबल्स, यानी कि वो कैसे होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जितने भी स्पॉन्टेनियस और नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो सारे होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। देन हम बात कर रहे हैं कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो पूरे प्रक्रम काल में, यानी कि पूरे जो प्रोसेस टाइमिंग है उसमें किसी भी समय सिस्टम का अपनी साम्यावस्था से, यानी इसकी जो थर्मोडायनेमिक जो इक्विलिब्रियम है, साम्यावस्था से जो विचलन होता है यानी डेविएशन होता है, वो इनफाइनाइट सिम्बल से अधिक नहीं होता, यानी अनंत सूक्ष्म से अधिक नहीं होता है। अगर वहाँ पर कोई चेंज होता भी है, जैसा कि हम कहें कि सिस्टम अपनी साम्यावस्था से थोड़ा विचलित होता भी है, तो बहुत अनंत सूक्ष्म मात्रा में विचलित होता है, और विपरीत बल यानी जो अपोजिट फोर्स होता है उसको स्मॉल अमाउंट में ज़्यादा करने पर वापस क्या हो जाता है, वो पहली वाली कंडीशन में आ जाता है, यानी रिवर्सिबल सिस्टम होता है एक तरीके से, ठीक है। जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है, इरिवर्सिबल सिस्टम में ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो रिवर्सिबल सिस्टम होते हैं इनमें ड्राइविंग फोर्स और जो अपोजिंग फोर्स होते हैं वो लगभग इक्वल होते हैं। अगर ड्राइविंग फोर्स स्मॉल अमाउंट में ज़्यादा होता है तो अपोजिंग फोर्स उससे थोड़ा सा अमाउंट में ज़्यादा होकर वापस उसे क्या ले आता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम के आसपास ही रहता है, ठीक है। यानी वहाँ डेविएशन जो है वो कितना होता है, ओनली इनफाइनाइट सिम्बली, यानी अनंत सूक्ष्म मात्रा में होता है, ठीक है। ऑलवेज प्रेजेंट इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो इन रिवर्सिबल प्रोसेस सिस्टम आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो किसी भी प्रक्रम में जो एंट्रोपी चेंज है वो हमको बता सकता है कि सिस्टम रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एंट्रोपी चेंज है उससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि सिस्टम इज़ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। कैसे कि सिस्टम और सराउंडिंग की जो कंबाइंड एंट्रोपी में अगर वृद्धि हो रही है यानी इंक्रीज़ हो रही है,
तो सिस्टम कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है, यानी कि अपने आप होगा। यानी सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी अगर बढ़ती है, इट मीन्स द सिस्टम इज स्पॉन्टेनियस और नेचुरल, ठीक है। और अगर सिस्टम प्लस सराउंडिंग की जो कंबाइंड एंट्रोपी है उसमें कोई चेंज नहीं होता, इट मीन्स द सिस्टम इज़ ऑन इक्विलिब्रियम एंड इट इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल सिस्टम, ठीक है। यानी अगर किसी टाइप की कोई एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही है तो हम ये कहते हैं कि सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम पे है और वो क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्योंकि वहाँ पर हमने कहा कि कभी भी ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, वो बस इनफाइनाइट सिमली ज़्यादा होते हैं और वापस क्या हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम फेज़ में आ जाते हैं। तो इस वजह से एंट्रोपी चेंज क्या होता है, लगभग हम कह सकते हैं कि ज़ीरो होता है या एंट्रोपी चेंज होता ही नहीं है। तो एंट्रोपी चेंज अगर ना हो सिस्टम प्लस सराउंडिंग की तो वो क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम, यानी जो है रिवर्सिबल। और अगर एंट्रोपी चेंज कैसा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड कि वो स्पॉन्टेनियस है या इरिवर्सिबल है, ठीक है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि हम जानते हैं कि प्रत्येक अवस्था परिवर्तन के लिए एंट्रोपी परिवर्तन की एक निश्चित मात्रा होती है, चाहे यह परिवर्तन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल किसी भी तरीके से किया गया हो। यानी कि एंट्रोपी चेंज जो प्रोसेस है उस पर डिपेंड नहीं करती। हमने पहले भी कहा है कि एंट्रोपी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, इट इज़ डिपेंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ठीक है। यानी एंट्रोपी परिवर्तन की जो एक फिक्स वैल्यू होती है वो होएगी, चाहे रिवर्सिबल हो प्रोसेस या इरिवर्सिबल हो। इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि प्रोसेस रिवर्सिबल है तो एंट्रोपी चेंज अलग हो जाएगा या प्रोसेस रिवर्सिबल है तो एंट्रोपी चेंज अलग हो जाएगा। प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, एंट्रोपी चेंज हमेशा क्या होता है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसके लिए एंट्रोपी चेंज क्या होगा, डी एस इजिकल टू डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक कैसी इरिवर्सिबल प्रोसेस की, तो जहाँ हम कहते हैं कि निकाय ने जो ऊष्मा अवशोषित करी है वो उत्क्रमणीय जो प्रक्रम था उससे कम उसमें जो है ऊष्मा अवशोषित हुई है, किसमें, इरिवर्सिबल में, यानी डी क्यू इरिवर्सिबल इज़ लेस देन डी क्यू रिवर्सिबल। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, एंट्रोपी चेंज जो है वो क्या है, फिक्स वैल्यू होती है। इट मीन्स कि डी क्यू इरिवर्सिबल इज़ लेस देन डी क्यू रिवर्सिबल, बट एंट्रोपी चेंज की वैल्यू वही रहेगी जो रिवर्सिबल में है, यानी डी एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी यानी डी एस इज़ हायर देन डी क्यू इरिवर्सिबल बाई टी, क्योंकि इसके बराबर होगी वो तो, और इतनी तो है नहीं, तो वो क्या है, इससे ज़्यादा हो जाएगी डी एस, क्योंकि वर्क कम हुआ है, तो डी एस इज़ हायर देन डी क्यू इरिवर्सिबल बाई टी, ठीक है। अगर हम दोनों को मिला दें यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम ये लिख सकते हैं डी एस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डी क्यू बाई टी, इट मीन्स टी डी एस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डी क्यू, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की से हम जानते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू होता है डी ई प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। इट मीन्स डी क्यू की वैल्यू हमने पुट कर दी कहाँ, इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये हो जाएगा टी डी एस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू, इट मीन्स टी डी एस माइनस डी ई माइनस डी डब्ल्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। और यहाँ जो डी डब्ल्यू है इसमें क्या है, ऑल टाइप ऑफ वर्क, यानी सभी प्रकार के कार्य इसके अंदर क्या है, निहित है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखें कि जो इक्वल टू का साइन है वो क्या शो कर रहा है, रिवर्सिबल सिस्टम को, और जो ग्रेटर देन का साइन है वो किसको शो कर रहा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस को शो कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स इक्वेशन नंबर 4 ये हम कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनिटी और इक्विलिब्रियम दोनों कंडीशन को क्या कर रही है, ये व्यक्त कर रही है या शो कर रही है, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। यानी इक्वेशन नंबर 4 शो स्पॉन्टेनिटी एंड इक्विलिब्रियम, या हम कह सकते हैं जनरल कंडीशंस ऑफ स्पॉन्टेनिटी एंड इक्विलिब्रियम। तो इक्वेशन नंबर 4 में हमको ये दोनों देखने को मिल रही है, ठीक है। यदि किसी प्रोसेस में हम बात करें कि किसी प्रोसेस में एनर्जी अपरिवर्तित रहे, यानी हम कह रहे हैं एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, यानी डी ई इज इक्वल टू 0 हो, और
वर्क भी कोई नहीं किया गया, कोई एक्सटर्नल जो बाह्य वर्क है, बाह्य कार्य के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया गया, यानी वर्क इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स डी ई और डी डब्ल्यू दोनों ही अगर ज़ीरो हो जाए, जो मैकेनिकल वर्क है पी डी वी वो भी ज़ीरो, इट मीन्स डी एस एट कांस्टेंट एनर्जी एंड कांस्टेंट वैल्यू इक्वल टू जीरो। तो डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंट्रोपी चेंज, क्योंकि आपने देखा कि ये टी डी एस इक्वल टू क्या है, डी एस है। हमने देखा डी एस की जगह हम तो हमने टी डी एस रखा था, यानी डी ई भी ज़ीरो, डी डब्ल्यू भी ज़ीरो, तो टी डी एस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स डी एस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। और अगर फाइनाइट चेंज के लिए हम देखें तो डेल्टा एस एट कांस्टेंट एनर्जी एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब ऊर्जा और आयतन स्थिर रहें, यानी एनर्जी और वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहे हैं, तो सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस प्रक्रम में तो बढ़ती है। यानी अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है तो बढ़ेगी, और अगर इक्विलिब्रियम या हम कहें कि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस में हो रहा है तो वो क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगी, यानी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ऊष्मागतिकी साम्यावस्था पर होगा ये निकाय इस वक्त। ठीक है, कब, जब ऊर्जा और आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा हो। ठीक है, यदि ऊर्जा और आयतन हमने कहा कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, स्थिर है, तो अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो एंट्रोपी बढ़ेगी, यानी ये ग्रेटर देन वाला साइन आएगा। और अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो क्या होगा, डेल्टा एस में कोई परिवर्तन होगा, यानी कि S2 माइनस S1 डेल्टा एस जो होता है फाइनल माइनस इनिशियल, उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी रिवर्सिबल के लिए। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है तापीय साम्य की परिस्थिति, यानी द कंडीशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। देखिए, थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए हमने क्या कहा, हमने मान लिया कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है जहाँ उसके दो पार्ट जो है उनका जो टेम्परेचर है वो इक्वल है। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में तो टेम्परेचर क्या हो गया, ऑल पार्ट्स का इक्वल है। ठीक है, इट मीन्स सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, लिख दिया है आपने। इफ एट इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ सिस्टम इज इक्वल, दैट मीन्स सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हम देख रहे हैं, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम हमने कहा है, हम कह रहे हैं सिस्टम कैसा है, आइसोलेटेड। तो चेंज इन एनर्जी डी ई इज इक्वल टू जीरो एंड डी डब्ल्यू इज ऑल्सो जीरो, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है, अगर ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा तो कार्य ज़ीरो हो जाएगा। बिकॉज देर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सो फॉर आइसोलेटेड सिस्टम टी डी एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो और डी एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यानी हम जानते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी का मान बढ़ता है। ठीक है, और साम्यावस्था पर ये क्या होता है, अधिकतम होता है। ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया, पार्ट हमने कर दिया ए और बी। एंट्रोपी है उनकी एस ए और एस बी, और टेम्परेचर है उनका टी ए और टी बी। ठीक है, हम मानते हैं यदि पार्ट ए से ऊष्मा की कुछ मात्रा, कितनी मात्रा, डी क्यू रिवर्सिबल, कितनी मात्रा पार्ट बी की ओर स्थानांतरित हो जाती है, यानी पार्ट बी की ओर ट्रांसफ़र होती है, तो हम देखें कि पार्ट ए का एंट्रोपी चेंज कितना होगा, डी एस ए इज इक्वल टू माइनस डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी ए, क्योंकि ए से बी की तरफ जा रही है तो ए में कितना हुआ, लॉस होगा, तो माइनस आएगा डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी ए। ठीक है, और बी की बढ़ रही है तो वहाँ पे प्लस आएगा, यानी डी एस बी इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी ई। टोटल चेंज अगर हम देखें तो क्या होगा, एस ए प्लस एस बी इज इक्वल टू डिस प्लस डिस। ठीक है, तो डी एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी क्यू रिवर्सिबल क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट 1 अपॉन टी बी माइनस 1 अपॉन टी ए, क्योंकि टी बी क्या है यहाँ पे प्लस का है तो वो हमने पहले लिख दिया, 1 अपॉन टी बी माइनस 1 अपॉन टी ए। इफ़ फ्लो ऑफ हीट इज स्पॉन्टेनियस, अगर हम माने कि हीट का फ्लो स्पॉन्टेनियस है, यानी अपने आप हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि द सिस्टम इज इरिवर्सिबल, इट मीन्स डी एस इज ग्रेटर देन जीरो, यानी उस केस में हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी जीरो से ज़्यादा होगी, एंट्रोपी चेंज इज़ ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो उसमें हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि डी क्यू रिवर्सिबल 1 माइनस टी बी माइनस 1 अपॉन टी बी माइनस 1 अपॉन टी ए इज़ ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब डी क्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, यानी हम कहें हीट जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इस केस में हम ये कहेंगे कि डी ए की जो वैल्यू है वो टी ए की जो वैल्यू है वो टी बी से ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर टी ए की वैल्यू ज़्यादा होगी 1 अपॉन टी ए की वैल्यू कम आएगी। ठीक है, और टी बी की वैल्यू कम है तो 1 अपॉन टी बी की वैल्यू ज़्यादा आएगी, और जब ये वैल्यू ज़्यादा तो इसमें से ये वैल्यू
माइनस होएगी तो ये टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव की, और ये पॉजिटिव की वैल्यू, और डी क्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता ही है, तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस ऑलवेज पॉजिटिव, या हम कहें 0 से ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो सोर्स था टी ए जो सोर्स था, क्योंकि ए से बी की तरफ हीट ट्रांसफ़र हुई थी, तो ए का टेम्परेचर ज़्यादा है, बी का कम हुआ। ठीक है, ये हो गया, यानी हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या हो रही है, अपने आप प्रवाहित हो रही है, यानी कि स्पॉन्टेनियस है या नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप हीट क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब हम कहें अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या हो गया, एंट्रोपी चेंज कितना होगा, 0, यानी डी एस इजकल टू 0। तो अगर इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग देखें तो डी क्यू 1 माइनस टी बी इजिकल टू 1 माइनस टी ए इजिकल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और ऐसा कब होगा, ऐसा तभी हो सकता है जब टी ए और टी बी की वैल्यू क्या होगी, बराबर। देखिए टी ए और टी बी की वैल्यू बराबर होगी तो 1 अपॉन टी बी माइनस 1 अपॉन टी ए की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल, और इक्वल आएगी तो 1 अपॉन टी बी माइनस 1 अपॉन टी ए क्या आएगा, 0, और 0 इंटू डी क्यू, क्योंकि डी क्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो 0 इंटू जो भी यहाँ वैल्यू आएगी पॉजिटिव, वो जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, 0 आएगा। इट मीन्स यहाँ पर ये चीज़ प्रूफ हो रही है कि इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर ऑफ एवरी पार्ट ऑफ सिस्टम इज इक्वल, यानी कि सिस्टम के हर पार्ट का टेम्परेचर क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है, प्रत्येक भाग में ताप समान होता है, यानी कि ये ताप ये साम्यावस्था की परिस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद में जो है हम करेंगे स्थिर ताप पर जो है निकाय का रूपांतरण, और स्थिर ताप पर निकाय का रूपांतरण का मतलब है हम यहाँ पे हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।